साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सुप्रसिद्ध कहानी हरी बिंदी। मृदुला गर्ग 8वें दशक की प्रतिनिधि महिला साहित्यकार हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर लेखनी चलाई है। उनकी लेखन प्रक्रिया की शुरुआत कहानी विधा से हुई। उनकी कहानियों में आधुनिक स्त्री का आंतरिक द्वंद्व दिखाई देता है। उन्होंने अपने साहित्य में आज के टूटते परिवेश में जीवन की परिवर्तनशीलता और नारी की नई जीवन दृष्टि को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनकी कहानियों में नारी की दयनीय अवस्था पर पुरुष संबंध के अतिरिक्त स्त्री और पुरुष दोनों का शोषण नजर आता है। आधुनिक युग में देशी और विदेशी कथाओं को मिलाकर लिखने वाली लेखिकाओं में सर्वप्रथम मृदुला गर्ग का नाम लिया जाता है। उनकी सुप्रसिद्ध कहानी हरी बिंदी बीए, एमए और नेट के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आइए करते हैं हरी बिंदी कहानी का पाठ। आंख खुलते ही आदतन नजर सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कस कर आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज आएगी, उठना नहीं है क्या? पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोल कर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। अरे हाँ, रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उठने की कोई जल्दी भी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बाहर रख कर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बज उठी। वह मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, ये क्या सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बाह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओह, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6, 6:30 से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना और 8 बजे राजन दफ्तर से रुखसत। न जाने राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वो स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर आंख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता वहां कुछ दूर पर क्या है तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और बाल्टी भरने लगी। फिर ठंडे पानी की फुहार ही ऊपर छोड़ ली और एक गजल गुनगुना उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़ कर बदन पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा, क्या तुक है। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को जबान निकाल कर चिढ़ा दिया। कहा, तुक की क्या तुक है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तराज खोली तो नजर चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी छोड़ दी थी। नकली है ना, और जरूरत से ज्यादा बड़ी, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में ले झपट कर बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। राजन की उसे देखते ही हथेली में छिपा बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देखकर हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो। तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना ये चिंता किए कि ठीक कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले बारिश शुरू हो गई।
उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं जाने को कहना पड़ेगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफी देर खड़ी रही। देखा पूरे कैनवास पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ती चली जा रही हैं। अरे, उसने सोचा, ये तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है। वह जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से कि पास खड़ा एक दढ़ियल उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, जरूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने चेहरा गंभीर बनाया और दड़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार न हो, उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफे की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वह दूने वेग से हंस दी। फिर देखा बारिश थमी हुई है, पर आकाश अभी भी काफी गुस्सैल नजर आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे रेस्तरा देख याद आया कि काफी जोर से भूख लगी है। भीतर जाकर चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम एक साथ। एक साथ? बैरन ने आश्चर्य दिखाया। हाँ, कोई ऐतराज है? जी नहीं, लाया। उसे ठंडा और गर्म एक साथ खाना भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, न जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है। मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है, और फिर हंसी पर हंसी आती है। कभी कभी बेबात आती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वे आज और दिनों से ज्यादा ठहाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज जरूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था हंसने में वह उससे 2 कदम आगे है। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पर वे इतनी जोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफी मांगने की बजाय एक ठहाका और लगा गए। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफी अंधेरा हो चला है। आकाश यूं तना खड़ा है कि अब बरसा, अब बरसा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने कुछ अचरज से कहा, या बेरंग? हाँ, कितना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूँ सूरज यहाँ रोज निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीनों में आज पहली बार। अब मानसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा। फिर अनायास जोड़ा, कॉफी पियेंगे? जरूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भाग कर सामने वाले रेस्तरा में जा घुसे। उसने बाल झटक दी और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ रखते हैं ना? वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में? उसने कहा। कॉफी मंगाकर दोनों सामने काले पड़ आए समुद्र को देखते देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रही हैं? ये जानने के लिए पैनी का खर्चा करने को तैयार हूं, वह कह रहा था। दीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पैनी आगे कर दी। उसे उसने हथेली में बंद कर लिया। बतलाना, सच सच होगा। मैं सोच रही थी समुद्र में कूद पड़े तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पैनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली।
जैसे उसमें किसी आदमी का दिया हुआ उपहार हो। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह दिया, पर दिल बैठ गया। अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था, बारिश पड़ जाने पर यहाँ से वॉर्ली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा? वे जोर से हंस पड़ी। दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा। बहुत खूब। उसने यह नहीं पूछा कि वे रहती कहाँ है। उसे लगा जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो यह नहीं जानना चाहता उसके पति हैं या नहीं, और हैं तो क्या काम करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, उसने कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चिरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है, अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फॉस्फोरेंसेंस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं, मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं? उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत। वह याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जब जहां हुआ। वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वह समझे या नहीं समझे। वह हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफी खत्म हो चली है और बैरा बिल लिया आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। वह संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने उठा लिया और कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है, उसने सोचा। पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफी कीमती रहा। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर में कहा। वह जरा ठिठकी कि टैक्सी चल दी। कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। तो ये थी कहानी हरी बिंदी। इस कहानी में दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता से उबी हुई युवती की मनोदशा का वर्णन है। इतनी तरक्की के बावजूद भी स्त्री को पुरुष के अनुशासन में रहना पड़ता है, इसलिए वह घुटन महसूस कर रही है। और अवसर मिलते ही वह स्त्री अपनी नितांत वैयक्तिक जिंदगी बिताने का प्रयास करती है, चाहे वह निरा एक दिन ही क्यों ना हो। वह स्वयं को आजाद महसूस करती है। कहानी में वह स्त्री कहती है, मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। यह सोच भारतीय परिवेश में नए परिवर्तन का संकेत देती है। मृदुला गर्ग ने अपने कहानी साहित्य में स्त्री को परंपरागत मान्यताओं या रूढ़ियों में जकड़ते हुए देखने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि वर्तमान समाज व्यवस्था में उसके स्वतंत्र और स्पष्टवादी रूप का आश्रय लेकर के उसके अस्तित्व और अस्मिता को पहचान प्रदान की है। इस कहानी में स्त्री चेतना की स्वतंत्रता की छवि को प्रस्तुत करती हुई कहती है स्त्री कि तुक की क्या तुक है, अर्थात तुक रूढ़िगत परंपराओं को निभाने में कैसी तुक है। मृदुला जी ने अपने साक्षात्कार में यह कहा भी था कि प्रत्येक नारी को जीवन में कम से कम एक दिन बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहिए। इस कहानी की नायिका को भी एक ऐसा दिन मिल ही जाता है जब उसका पति राजन दिल्ली चला जाता है। आज सारा दिन उसका अपना है, बिना किसी की दखल अंदाजी के। बस फिर क्या था कि वह नीले सूट के साथ माथे पर हरी बिंदी लगाए। इसमें कोई तुक नहीं है। तुक से बाहर आ जाना चाहती है कहानी की नायिका। एक रास्ता की जिंदगी से बाहर आना चाहती है, कुछ नया अनुभव करना चाहती है। जैसा मन करता है वैसा अनुभव करना चाहती है। वह किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती। बंधी बंधाई परिपाटी से, उस सांचे से, उस ढांचे से बाहर आना चाहती है जिसमें हमेशा से स्त्री को बांध के रखा गया है। और वह मुंबई की सड़कों पर बिंदास निकल पड़ती है। ये कहानी का ये बिंदु स्वयं चेता और जागृत स्त्री का प्रस्थान बिंदु बन जाता है, जहां वह अपने आप के साथ कितनी वर्जनाहीन, तनावहीन, सार्थकता से परिपूर्ण
हरी बिंदी के कंट्रास्ट के साथ उस निजत्व को दुख से बाहर लाने का प्रतीक है और प्रयास करती है। प्रतीकात्मक भाषा में लिखी ये मृदुला गर्ग की कहानी शादीशुदा होने के बाद अपनी मर्जी से जीवन जीने की पैरवी करती हुई नजर आती है। समाज की वास्तविकताओं के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करके स्वप्न की दुनिया से बाहर आकर सफल सबल समाज बनाने की प्रेरणा देना मृदुला जी इस कहानी के माध्यम से देती। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे मिलती हूँ इस कहानी के विश्लेषण के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।